बात करेंगे पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर के उस बयान की जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और अगर हम अपने नज़रिए से देखें तो काफ़ी परेशान कुन भी है। तो क्या था वो बयान जो उन्होंने दिया एक प्रेस ब्रीफ के दौरान, और उन्होंने अफ़गानियों के बारे में क्या बोला, उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों के बारे में क्या कहा, और पाकिस्तान क्यों धीरे धीरे हर रोज़ फिसलता जा रहा है एक बहुत बड़े बहरान की ओर। इस सब पर करेंगे चर्चा। शुरुआत करते हैं। मैं हूं कर्ण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। तो ये हैं श्रीमान डीजीआईएसपीआर पाकिस्तान के, और डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुशर्रफ के टाइम में शुरू हुई, बहुत ही फेमस हुई, और उसके बाद हर एक रजीम या हर एक चीफ के अपने डीजीआईएसपीआर रहे हैं, और वो बेसिकली फ़ौज की बात कम और सियासी बातें ज़्यादा करते हैं। और जब पाकिस्तान की बात हो तो सियासी और मजहबी ये बातें, और बेसिकली दोनों चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं, एक दूसरे से मर्ज करती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी सियासत मज़हब के ऊपर बेस्ड है। अभी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा, जिससे काफ़ी हलचल हुई सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ास तौर से एक्स के ऊपर, और इंस्टाग्राम में भी इनकी रील वील बनी। उन्होंने कहा कि हिंदुओं से दोस्ती ना करें, उनसे दूर रहें, क्योंकि कुरान में लिखा है कि काफिरों से दोस्ती नहीं की जाती है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अफ़गानी जो कहते हैं कि उनका डीएनए हिंदुस्तानियों के साथ मिलता है, यानी कि हिंदुओं के साथ उनका डीएनए मिलता है, हिंदू यानी कि काफिर। और अगर आपको याद हो, आसिम मुनीर ने भी एक बहुत ही भड़काऊ इस तरीके का भाषण दिया था, जिसके बाद पहलगाम हमला हुआ, वो भी कुरान और हिंदुओं और काफिरों को लेकर हुआ था। तो इन लोगों का कॉन्सेप्ट काफिर और हिंदू और मुसलमान और दीन दुनिया जन्नत और इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये बने ही उसी बुनियाद पर हैं। इनका वजूद उसी बुनियाद के ऊपर है। ये कलमे के ऊपर बना मुल्क है, और अगर ये इस तरीके की बातें नहीं करेंगे तो ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अपने एग्जिस्टेंस को। एंटी हिंदू इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये एंटी हिंदू नहीं होंगे तो इनका एग्जिस्टेंस सवालों के घेरे में आ जाएगा। फिर आपको पाकिस्तान की ज़रूरत क्या है? असल में इनका जो दो कौमी नज़रिया है वो यही है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। तो हिंदुओं की तारीफ़ करना बिल्कुल बेमानी हो जाएगा, इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो करनी पड़ेगी, मजबूरी है। कुरान का हवाला देना ज़रूरी है, क्योंकि अनपढ़ लोग हैं और मदरसा छाप लोग हैं, इनको कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। उसी के अंदर ही, जैसे वो मिक्सी के अंदर जब हम मैंगो शेक बनाते तो सब चीज़ डाल के चर्न कर देते हैं, ये उसी तरीके से है कि सब कुछ डाल के, और इन्होंने दूध की जगह कुरान डाल दी है और उसको कर दिया है चर्न। तो हर चीज़ उसी टेस्ट, उसी नज़रिए में इनको दिखता है। तो ये हैं उस बदकिस्मत कौम के डीजीआईएसपीआर, जो इस मज़हब के चूरन खाते खाते अब वो पूरी तरह अपने जहनी तौर पर पागल हो चुके हैं। अब हालत ये है कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो स्वात घाटी में, जो पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान से लगा हुआ फ्रंटियर का इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा जिसको आजकल बोलते हैं, वहाँ पर एक पीसफुल रैली हो रही थी। उस पीसफुल रैली में इन्हीं का मैंगो शेक पी के कुरान वाला एक आया और अपने आप को उसने उड़ा दिया, विस्फोट कर दिया, उसमें 20 लोग मारे गए। कुछ शहीद बोलेंगे, कुछ उनको जाँ भाग कहेंगे, खैर बहरहाल जो भी हैं, 20 लोग ख़त्म हुए, मर गए। और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जो कि एक पीसफुल एक प्रोटेस्ट का एक प्लेटफॉर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े पीसफुली अपनी बात रखती है, और वो बादशाह खान से अपनी लीनिएज निकालते हैं। लाल टोपी इनको बोला जाता था किसी ज़माने में, और गांधीयन प्रिंसिपल्स पर चढ़ने वाले ये लोग खैबर पख्तूनख्वा के, आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा ये सुनकर, लेकिन ये हकीकत है।
वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हमारे खित्ते से जंग हटनी चाहिए और शांति बहाल होनी चाहिए। बड़ी लेजिटिमेट सी बात कर रहे थे बेचारे, लेकिन उस लेजिटिमेट बात करने के बीच में एक जनाब आए जिन्होंने कुरान का ये मैंगो शेक पिया हुआ था और वो उन्होंने अपने आप को उड़ा दिया और उस चक्कर में 20 लोग मर गए। तो ये तो रही बात फ्रंटियर की, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की, जहाँ पर अब तालिबान, नाम यहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान है बट बेसिकली आइडियोलॉजी वही तालिबान वाली है, जिसके खिलाफ भी श्रीमान बोल पड़े कि अफ़गानिस्तान तालिबान कहता है कि हमारा डीएनए हिंदुस्तान के लोगों से मिलता है। भाई डीएनए तो मिलता है, इनका भी तो मिलता है। इनसे पूछें कि इनकी अम्मी की अम्मी की अम्मी की अम्मी की अम्मी कौन थी। वो भी आज सावन का पहला सोमवार मना रही होती हैं, आज दूध चढ़ा के आती हैं वहाँ पे। लेकिन उनकी बदकिस्मती की सेंट्रल एशिया से तुर्क लोग आए और हिंदू कुश पहाड़ पार किया उन्होंने, यहाँ पर इनके घरों को लूटा, इनकी औरतों के साथ में बहुत कुछ किया जो कि ये लोग करते हैं। आपने देखा इस्लामिक स्टेट ने क्या गैर मुसलमानों का किया हश्र, तो ये भी गैर मुसलमान थे, इनका भी ये हश्र हुआ। इनकी औरतों के साथ में क्या हुआ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आदमियों को कत्ल कर दिया गया, औरतों को बंदी बना लिया गया और उनके साथ सब कुछ हुआ। और उसके बाद में जो जनरेशन पैदा हुई वो ये निकली और जिस चीज़ की वजह से इनके ऊपर कत्ल जुल्म हुए, आज उसी चीज़ की दुहाई देते हैं और उसी चीज़ का जपते हैं और वही चीज़ को कहते हैं कि बस यही अल्टीमेट है और ये खुदाई बातें हैं जो कि इसमें लिखी हैं और इसको हम फॉलो करेंगे और हम भी जन्नत में जाएंगे। ये वही लोग हैं। इनके ऊपर क्या हुआ, इनकी हिस्ट्री इनको मालूम ज़रूर है मन मन में, लेकिन हिम्मत नहीं है उस तरीके से बोलने की, क्योंकि सत्ता सियासत ये चीज़ ही ऐसी है। लेकिन तालिबान वाले लोग हैं, उनकी चाहे कुछ भी बात कर लें आप, कितनी भी बुराई कर लें, जो भी बात आप कहना चाहें कह लें, नॉट दैट कि वो अच्छे लोग हैं, लेकिन उनका ये कहना कि डीएनए मिलता है, बिल्कुल सही बात है। डीएनए पूरा मिलता है अफ़गानिस्तान से लेकर और आपका पूरा नॉर्थ इंडिया, इनफैक्ट नॉट ओनली अफ़गानिस्तान, पूरा सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और पूरा नॉर्थ इंडिया, दैट इज़ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ मध्य प्रदेश और बिहार तक आप कह सकते हैं। यहाँ पर ये सब का डीएनए सेम है। कहीं पर किसी चीज़ की अक्सरियत है, किसी पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड की, कहीं पर उसकी थोड़ी कम है। जैसे जैसे पॉपुलेशन लोकल लोगों से मिली, वहाँ पे थोड़ा सा डीएनए बदली हुआ, लेकिन जो बेसिक डीएनए है वो इस पूरे इलाके का सेम है। तो डीएनए सेम है, खैर वो तो साइंस की बातें हैं, वो इनको नहीं पता होंगी, और पता भी होंगी तो बोलेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हालात है पाकिस्तान की और सिचुएशन दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। अब इनसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर के अंदर जो हालात हैं उसके बारे में भी सवाल पूछा किसी पत्रकार ने, तो उन्होंने बोला कि वो सारे के सारे इंडियन हैं। तो यानी कि इनके हिसाब से इंडिया एक गाली है, बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ पे किसी को पाकिस्तानी बोल दो तो कितना बुरा लगेगा। तो इसी तरीके से इनके यहाँ भी इसी तरीके की कहानी है। तो उनको इंडियन करार दे दिया गया, यानी कि वो देशद्रोही हो गए, क्योंकि वो अपने हक की बात कर रहे थे, हक मांग रहे थे। तो जो हक मांगता है वो देशद्रोही हो जाता है। और ये खैर ये तो सभी जगह पे है, यहाँ भी अगर आप हक की बात ज़्यादा कर लेंगे तो आपको भी देशद्रोही मान लिया जाएगा, क्योंकि आपको उस पैमाने में फ़िट होना है। अगर आप उस पैमाने में फ़िट नहीं हैं तो फिर आप देशद्रोही हैं, चाहे कहीं भी हो, चाहे यहाँ हो या वहाँ हो। तो इन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जितने भी मुजाहिरीन थे, जो डेमोन्स्ट्रेटर थे, उनको इस तरीके से चिन्हित किया कि वो इंडियन है। तो बेसिकली बलूचिस्तान की बात करें वो भी इंडियन है, पीओजेके की बात करें वो भी इंडियन है, खैबर पख्तूनख्वा में जो कोई शांति और अमन की बात कर ले वो भी इंडियन है, अफ़गानिस्तान में अगर डीएनए मिल जाए तो वो काफिर है। तो सब
को अगर ध्यान से समझें और सबको जोड़ें तो आप समझ में आएंगे कि इस समय कितने प्रेशर और टेंशन में है भाईजान। इनको लग रहा है, महसूस हो रहा है, चारों तरफ से तपिश आ रही है। इनको महसूस हो रहा है कि ये वर्दी किसी दिन भी जल सकती है, पिघल सकती है। सिचुएशन गंभीर है। बस पाकिस्तान के अंदर बस एक ही चीज़ है और वो है पंजाबी डोमिनेंस और पंजाबी आर्मी। इसकी वजह से ये मुल्क अभी तक तो बचा हुआ है। इकॉनमी का बुरा हाल है, गधे बेच बेच के इकॉनमी चल रही है। चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं ये गधे, मीट के लिए वहाँ पे मीट खाते हैं गधों का। और जिस तरीके से चारों तरफ आग लगी हुई है, सरप्राइजिंगली सिंध में नहीं लगी हुई है, सिंध में लेकिन सिमर कर रही है। वहाँ भी दे वांट टू ब्रेक फ्री। नोबडी लाइक्स दीज पीपल, नोबडी लाइक्स देम, दैट इज़ पंजाबीज एंड पाकिस्तानी आर्मी। इनको कोई पसंद नहीं करता है वहाँ पर। तो बहरहाल ये इनकी मजबूरी है। जैसा मैंने कहा कि हिंदुस्तान को गाली देना, हिंदुओं को गाली देना, ये इनकी मजबूरी है। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यानी कि जो मेरा आर्ग्यूमेंट था ये लॉजिकल लगा, आपको ठीक लगा, नहीं लगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो उससे हमें भी पता लगता है कि कितनी मेजॉरिटी हमारे साथ में है, नहीं है, क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बहरहाल तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फिर होती है मुलाकात नए वीडियो और नए एनालिसिस के साथ। जय हिंद।